हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा द लैडर टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, रीजंस कौन कौन से होते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के। द फर्स्ट रीजन इन एरर इज डोसेज, रॉन्ग डोज और रॉन्ग डोसेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, एंड फिफ्थ इज ड्रग इंटरैक्शंस. Now let's first see what is therapeutic incompatibility. Therapeutic incompatibility is a result of prescribing certain drugs to a patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action. But the nature or intensity of the action produced is different from that intended by the prescriber. क्या होता है कि किसी पेशेंट को जब प्रिस्क्राइबर ड्रग प्रिस्क्राइब्स करके देते हैं तो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है कि जो ड्रग की एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस की जाए। लेकिन क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अलावा कुछ और ही एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो जाती है पेशेंट में, वो होती है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को सिर दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको हेडेक है तो ये मेडिसिन ले लीजिए, और मेडिसिन ले लेने के बाद फिर आपको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें क्या साबित होता है कि हेडेक की मेडिसिन लेने से थेरापेटिक एक्शन मिलने की जगह वोमिटिंग और भी स्टार्ट हो गई। तो दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब जान लेते हैं रीजंस के बारे में कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। द फर्स्ट इज एरर इन डोसेज। जो मोस्ट ऑफ द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज होती है वो रिजल्ट क्यों होती है, क्योंकि राइटिंग और इंटरप्रेटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। राइटिंग करते वक्त अगर डोज गलत हो गया है तो भी थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, या फिर पढ़ते वक्त अगर हमने गलत इंटरप्रेट कर दिया तो भी थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एरर हो सकता है। लेकिन सबसे सीरियस टाइप जो है डोसेज एरर का वो होता है डिस्पेंसिंग अ ओवरडोज। अगर मेडिसिन ओवरडोज की गई है तो वो सबसे ज़्यादा घातक हो सकती है किसी भी पेशेंट के लिए। इसीलिए ये हम फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि जब भी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आए डिस्पेंसिंग के लिए तो हम वो चेक करें, क्योंकि हम जो फार्मासिस्ट होते हैं ना वो यूजुअली ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन में एरर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को इस तरह के एरर से बचा भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट है 0.006 ग्राम, फिनोबार्बिटोन 0.015 ग्राम एंड एस्पिरिन 0.300 ग्राम, और इस तरह की 10 कैप्सूल प्रिपेयर करनी है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन में एरर क्या है? इस प्रिस्क्रिप्शन में एरर ये है कि एट्रोपिन सल्फेट की जो क्वांटिटी है हर एक कैप्सूल में वो उसके मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा हो रही है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रिस्क्राइबर के पास रेफर बैक करना पड़ेगा जिससे ये ओवरडोज का जो सिनेरियो है वो करेक्ट हो जाए और एट्रोपिन सल्फेट की जो क्वांटिटी है वो भी डॉक्टर या फिर प्रिस्क्राइबर कम करके दे दे। Let's have a look on another example. Another example contains a prescription of codeine phosphate. The dose is 0.5 gram and we have to prepare 10 powder of such dose. Direction is 1 powder to be taken at bedtime. अब इस एग्जाम्पल में क्या एरर है? इस एग्जाम्पल में ओवर डोसेज दिया हुआ है। फिजिशियन का इंटेंशन ये हो सकता है कि उसे 5 मिलीग्राम का डोसेज प्रिस्क्राइब करना होगा और उसने गलती से 0.5 ग्राम वहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन हमेशा रेफर बैक करने चाहिए प्रिस्क्राइबर की तरफ। सेकंड रीज़न इज रॉन्ग ड्रग और रॉन्ग डोसेज फॉर्म। सर्टन ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलर नेम्स होते हैं और इसीलिए ऐसे ड्रग को डिस्पेंस करने में बहुत डेंजर होता है, क्योंकि रॉन्ग ड्रग डिस्पेंस किए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन ये दोनों ड्रग सेम साउंड करते हैं, स्पेलिंग भी काफ़ी हद तक इनका सिमिलर है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अगर डॉक्टर प्रेडनिसोलोन लिखना चाहते हैं और उन्होंने गलती से प्रेडनिसोन लिखा तो हम प्रेडनिसोन पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे, तो हो सकता है कि थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी शो हो।
दूसरा एग्जाम्पल है डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। यहाँ पे भी स्पेलिंग थोड़ी तरह सेम ही है, तो इसकी वजह से भी ये एरर हो सकता है, जिससे हम रॉन्ग ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिनेरियो दूसरा ये कि रॉन्ग डोज की जगह हम रॉन्ग डोसेज फॉर्म भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं ना जो मल्टीपल डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मतलब सॉल्यूशन में भी अवेलेबल होंगे, सस्पेंशन भी अवेलेबल होगी, या फिर टैबलेट में या फिर कैप्सूल में, दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। तो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे ये चेक करना चाहिए कि इन टाइप के जो ड्रग्स होते हैं क्या उनका डोसेज फॉर्म वहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं किया है। अगर डोसेज फॉर्म मेंशन किया है तो हम वही डोसेज फॉर्म पेशेंट को दे सकते हैं। अगर डोसेज फॉर्म मेंशन नहीं किया है तो हम गलत डोसेज फॉर्म भी उन्हें दे सकते हैं। तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन हमेशा क्लैरिटी के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए प्रिस्क्राइबर को रेफर बैक करनी चाहिए और प्रिस्क्राइबर से क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से ये डोसेज फॉर्म अगर मेंशन नहीं होता है प्रिस्क्रिप्शन में तो एरर फॉर्म कर सकता है। मान लीजिए कि डॉक्टर ने XYZ ड्रग मेंशन कर दिया है प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन डोसेज फॉर्म कौन सा डिस्पेंस करना है ये नहीं लिखा। तो अब XYZ ड्रग जो है ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डोसेज फॉर्म जो है वो पेशेंट को देना है। इसीलिए इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर के पास रेफर बैक करना पड़ता है। The third reason for therapeutic incompatibility is contraindicated drugs. Certain drugs are contraindicated in particular disease or particular patient who is allergic to it. किसी पर्टिकुलर डिसीज में या फिर पर्टिकुलर पेशेंट में अगर किसी पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है तो उस पेशेंट में उस ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है नहीं लेना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी कोई पेशेंट की कंडीशन हो सकती है जिससे वो उस ड्रग के लिए एलर्जिक हो, या फिर कोई ऐसा ड्रग भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डिसीज भी हो सकता है कि जिससे ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेट किए जाए। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग होते हैं जो किसी पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे जो ड्रग्स होते हैं वो जिनको पेप्टिक अल्सर होता है, एक्टिव पेप्टिक अल्सर, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेट किए जाते हैं। एक्टिव पेप्टिक अल्सर मतलब जिनको अभी पेप्टिक अल्सर है, अभी उनका पेप्टिक अल्सर चल रहा है या फिर अंडर ट्रीटमेंट है। अगर उनका पेप्टिक अल्सर ठीक हो गया है तो वो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक्टिव पेप्टिक अल्सर है वो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड अवॉइड करें। उसके बाद उसके बाद बार्बिचुरेट या फिर मॉर्फिन ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो एस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मतलब एस्थमेटिक पेशेंट मॉर्फिन का या फिर बार्बिचुरेट ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। Let's have a look on this example. The prescription contains sulfadiazine 250 mg, sulfamarazine 250 mg, ammonium chloride 500 mg, and direction is take to capsule after every 6 hours. तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? अमोनियम क्लोराइड जो है वो यूरिनरी एसिडिफायर है, मतलब यूरिन को एसिडिफाई करता है। तो अगर अमोनियम क्लोराइड यूरिन को एसिडिफाई करेगा तो सल्फोनामाइड जैसे ड्रग जब हम किडनी में वो पास करेंगे, किडनी में वो पास होंगे तो वहाँ पे सल्फोनामाइड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर के पास रेफर बैक करना चाहिए। नेक्स्ट रीजन इज सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म इफेक्ट या फिर सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिनर्जिज्म होता क्या है। व्हेन टू ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टुगेदर they tend to increase the activity of each other. जब हम दो ड्रग एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, तो उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि वो जो एक्टिविटी है या फिर इफिकेसी है ड्रग की, वो डोसेज फॉर्म की, वो इंक्रीज करे। अब ये जो सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होती है या फिर सिनर्जिज्म जो होता है वो यूजुअली इंटेंशनल होता है। प्रिस्क्राइबर जानबूझ के दो ड्रग एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उसे प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इनहांस एक्टिविटी मिले, इनहांस इफेक्ट मिले। अब एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। अब जैसे कि पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन दोनों एनाल्जेसिक है और दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन में तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये सिनर्जिज्म इफेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन हर बार इसका इफेक्ट अच्छा ही मिले ऐसा नहीं है। कभी कभार ये जो सिनर्जिज्म होता है ये डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेस भी शो कर सकता है। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए एम्फेटामाइन सल्फेट, एफेड्रिन सल्फेट यहाँ पे कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया है ताकि जो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है उनका एडिटिव इफेक्ट शो हो।
लेकिन यहाँ पे जो 2 ड्रग्स दिए हुए हैं जिनकी एक्टिविटी सिम्पैथोमिमेटिक है, तो उन दोनों में से ड्रग्स की जो क्वांटिटी है उन्हें कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनका एडिटिव इफेक्ट शो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में चला जाएगा पेशेंट के, तो इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन को हमें प्रिस्क्राइबर के पास रेफर बैक करना होता है। So hope you understood about synergism. Now let's see what is antagonism. When two drugs having opposite pharmacological effect are prescribed together, then antagonism occurs. इसका मतलब ये कि जब दो ड्रग्स में अपोजिंग एक्टिविटी होती है तब हमें एंटागोनिज्म शो होने को मिलता है। अब इस एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड प्रोपेनसिड जो होते हैं वो काउट की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि दो लोग हैं, हाथ में तलवार लिए खड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ वो तलवारबाजी कर रहे हैं। तो पहले वाले का इंटेंशन क्या होता है कि मैं इसको तो जीतने दूंगा, और दूसरे वाले का इंटेंशन भी ये होता है कि मैं भी इसको जीतने नहीं दूंगा। तो वो एक दूसरे पे तलवारबाजी करते करते एक दूसरे की ताकत को कम कर देते हैं और फिर दोनों थक के बैठ जाते हैं। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। तो ऐसा ही कुछ होता है जहाँ पे एंटागोनिज्म शो होता है। दो ड्रग जो होते हैं वो एक दूसरे को कहते हैं ना मैं तेरी एक्टिविटी शो होने दूंगा, और ना मैं दूसरा कहता है ना मैं तेरी एक्टिविटी शो होने दूंगा। तो इस तरह से दोनों न्यूट्रलाइजेशन की स्टेज पे आ जाते हैं और कोई भी एक्टिविटी, कोई भी थेरेपेटिक एक्शन पेशेंट को मिलता नहीं है। द फिफ्थ रीजन इज ड्रग इंटरेक्शन. The effect of one drug is altered by prior or simultaneous administration of another drug. मतलब अभी अभी हमने जो ड्रग एडमिनिस्टर किया है उससे पहले अगर हमने कोई ड्रग लिया है या फिर उसके साथ कोई हमने दूसरा ड्रग लिया है, तो उसकी वजह से अभी अभी लिए हुए ड्रग का जो इफेक्ट है वो अल्टर हो सकता है। वो होता है ड्रग इंटरेक्शन. Drug interaction can be corrected by proper adjustment of dosage if the suspected interaction is detected. ये जो ड्रग इंटरेक्शन का रीज़न होता है जिसकी वजह से थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, इसे हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस डोसेज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल की तरफ हम देख लेते हैं जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम है और इन कैप्सूल को हमें एवरी 6 आवर्स में मिल्क के साथ लेना है। लेकिन यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी ये है कि टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो दूध में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए हमें दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेना होता है। अब ये जो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है ये है अनइंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब प्रिस्क्राइबर को इस इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए उसने मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन लेने के लिए कहा है। तो इस टाइप के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो हमें प्रिस्क्राइबर के पास रेफर बैक करने होते हैं। Did you get the therapeutic incompatibility now? If yes, then write us yes in comment section below. और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर लीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।